अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें और साथ में लाइक भी कर दिया करें सुनते वक्त। ये मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की कहानी अदल व इंसाफ का सेकंड पार्ट है। मैं फ़र्स्ट पार्ट आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुकी हूँ। अब ये आप लोगों की खिदमत में सेकंड पार्ट है, तो इसको हम शुरू करते हैं। मैंने कागज़ात का तफ़सीली से मुताला करने के बाद खालिद बारी से पूछा, अब बताएं क्या करना है? उसने कहा, करना तो आपको है वकील साहब। मैंने तो सारे हालात आपके सामने बयान कर दिए हैं। अशफाक बुखारी की कोई खबर है? मैंने उससे पूछा। जी नहीं। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। जब से उसे डाकुओं ने अगवा किया है मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं उसकी तलाश में उसके घर भी गया था, लेकिन वो लोग भी बुखारी साहब की वजह से परेशान हैं। मुझे पता चला है कि बुखारी साहब के मैनेजर अरशद मलिक ने नामालूम डाकुओं के खिलाफ अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी है। नामालूम डाकू? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में खालिद बारी की तरफ देखा। मैनेजर तो बुखारी के एक एक क्लाइंट को जानता होगा, और ये भी तय है कि जिन लोगों ने बुखारी को दफ्तरी रिकॉर्ड के साथ अगवा किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने बुखारी ट्रेडर्स में बड़ी बड़ी रकमें लगा रखी हैं। फिर मैनेजर की नज़र में वो नामालूम कैसे हुए? बुखारी इन्वेस्टर्स जनाब, वो मेरी तस्हीह करते हुए बोला। ये ठीक है कि बुखारी के इन्वेस्टर्स ही में से किसी ने वो हंगामी कार्रवाई की है, और उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उस दिन मैनेजर साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो ऑफिस नहीं आए थे। इस सारे मामले में इत्तेफाकात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, मैंने खालिद बारिक की आंखों में देखते हुए कहा। वैसे इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि बुखारी का अगवा इन्वेस्टर्स ही में से किसी ने किया है, और अगलब इम्कान इस बात का ये है कि वो शख्स यानी मिर्ज़ा यासिर बेग का ही आदमी होगा। उसकी तरफ दो बड़े ही वाज़े इशारे जाते हैं। कौन से दो इशारे जनाब? उसने पूछा। खालिद बारी का ये सवाल मेरी नज़र में इंतहाई अहमकाना था, क्योंकि मैंने दो वाज़े इशारों का जिक्र किया था तो वो उसी की ज़ुबानी मुझ तक पहुँचे थे। बहरहाल चूँकि उसे ये नहीं कह सकता था कि आप अहमक हो, इसीलिए गहरी संजीदगी से कहा, नंबर एक, आपने बताया कि जब आपने शहबाजी और उस के साथी काका के सामने बुखारी के अगवा का जिक्र किया और अगवाकारों को डाकुओं से ताबीर किया, तो ये सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया था और उन्होंने आप पर वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि ये अगवा का नहीं बल्कि हिसाब किताब का मामला है, और ये भी बावर करा दिया था कि 10 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। ये बात ज़ाहिर करती है कि मिर्ज़ा यासिर बेग ही ने अपने 10 लाख वसूल करने के लिए बुखारी को कंपनी के रिकॉर्ड के समेत उठा लिया था। मैंने कहा, नंबर दो, उसकी आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक उन लोगों के पास है, बल्कि आपकी गाड़ी मिर्ज़ा यासिर बेग के नाम ट्रांसफ़र भी हो चुकी है। अगवाकार जब बुखारी का रिकॉर्ड समेत अगवा करके ले गए थे, तो आपकी गाड़ी के कागजात भी उसी के साथ अगवाकारों की तहवील में चले गए थे। और अब मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, जब आपकी गाड़ी के कागजात इन लोगों के हाथों में नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बुखारी के साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें मिर्ज़ा यासिर बेग ही का हाथ है। बल्कि बल्कि क्या बल्कि? मैं बोलते बोलते रुका तो खालिद बारी ने सवाल कर दिया। मैं तो एक और इम्कान पर भी गौर कर रहा हूँ, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। वो हमातन गोश हो गया। कौन सा इम्कान वकील साहब? ये भी तो हो सकता है कि ये सब बुखारी और बेग साहब की मिली भगत हो, उसी का ही ये नतीजा नज़र आ रहा है, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। आजकल जिस अंदाज में लोग अंधाधुन इन्वेस्टमेंट कंपनियों में रकम लगा रहे हैं, इसके मुताबिक तो बुखारी साहब ने लोगों के करोड़ों रुपए समेट रखे होंगे। फिर उनकी गाड़ियों की एजेंसी अलग थी। ऐन मुमकिन है कि उस दिन आपने बुखारी साहब के ऑफिस
میں ان کے اغوا اور توڑ پھوڑ کی جو واردات ہوتے ہوئے دیکھی تھی وہ ایک سوچا سمجھا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے دفتر کا بیشتر ریکارڈ بھی غائب کر دیا گیا تاکہ بعد میں ان دستاویزات کی مدد سے کوئی نیا گل کھلایا جا سکے۔ جیسا کہ آپ والا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہو جانے پر اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر اشفاق بخاری اس وقت کسی ٹھنڈے ٹھار کمرے میں بیٹھا یا لیٹا آرام کر رہا ہوگا۔ بالکل عین ممکن ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً برعکس کیا ہو سکتا ہے؟ خالد باری نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مثلاً برعکس یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام بخاری اور بیگ کے باہمی اشتراک سے نہ ہوا ہو، بلکہ بیگ نے رقم نکلوانے کے لیے بخاری کو اس کے دفتر سمیت دفتری ریکارڈ سمیت اغوا کر لیا ہے اور یعنی کرائے کے گنڈوں سے اٹھا لیا ہے۔ اسی اثناء میں کچھ گاڑیوں کے ڈاکیومنٹس اس کے ہاتھ لگ گئے ہوں اور اس نے وہ گاڑیاں اپنے نام ٹرانسفر کرانے کے بعد ایک نیا کھیل شروع کر دیا ہو۔ میں اس کھیل کی بات کر رہا ہوں جو 2-3 دن پہلے تجربہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ایسے ہی ناخوشگوار تجربات بیگ کے بندے دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ صورتحال تو خاصی گمبھیر ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا واسطہ خطرناک قسم کے لوگوں سے پڑا ہے۔ جو لوگ دھوکہ دہی اور فراڈ کی دکانیں سجا کر بیٹھتے ہیں وہ یقیناً خطرناک ہی کہلاتے ہیں۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا، اس لیے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے لوگوں کو پولیس یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ان سے ایک ایسی سنگین بھول ہو جاتی ہے کہ وہ کیس کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ کس بھول کا ذکر کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، پہلے تو لوگ شوق سے مگرمچھ کے منہ میں بازو ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے معدے سے سونے کا انڈا نکال کر اپنی زندگی کو بھی سنہری بنا لے، لیکن جب وہ انڈے سمیٹ کر ہاتھ باہر نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مگرمچھ جبڑے کس دیتا ہے۔ جب تک شکنجے میں پھنسے ہوئے شخص کی فریاد کسی کے کانوں تک پہنچتی، مگرمچھ کے خون آشامدات اس کے بازو کا ستیہ ناش مار چکے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، باری صاحب آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ جی ہاں، بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا ہوں وکیل صاحب، وہ منتشر لہجے میں مجھ سے کہا، اور پھر پوچھا مجھ سے کہ ہماری پوزیشن کیسی ہے اس کیس میں؟ بہت کمزور، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان بدماشوں کے سامنے ہار جائیں گے؟ وہ شکستہ دل کے ساتھ بولا۔ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ جی کیا مطلب؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، باری صاحب اگر کوئی انسان کسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹری معائنے کے بعد اس کی کمزوری کی وجوہات تلاش کر لیتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر اس شخص کے لیے کمزوری دور کرنے کے لیے مجرب نسخہ لکھ کر خصوصی ہدایت کے ساتھ اپنے کلینک سے اس کو رخصت کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ مگر آپ کی اس مثال کا ہمارے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ بہت ہی گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے باری صاحب، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کیس میں آپ کی پوزیشن خاصی کمزور ہے اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ عدالتوں کے ڈاکٹر یعنی میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے آپ کے کیس کا طبی معائنہ کر لیا ہے۔ اب اگر میری ہدایت کے مطابق آپ نے میرا تجویز کیا ہوا نسخہ استعمال کیا تو آپ کے کیس کی ساری کمزوری جاتی رہے گی اور یہ کیس آپ جیت جائیں گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت اور مسرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ 100% میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا، مگر شرط وہی ہے کہ آپ میری ہدایت کے مطابق چلیں گے۔ منظور ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ میں نے کہا، اگر کسی شخص کا کیس بہت مضبوط ہو تو اسے لڑنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ مدعی خود بھی کھڑا ہو کر عدالت میں حقیقت حال بیان کرنا شروع کر دے تو عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وکیل کی ضرورت عموماً کمزور اور ایسے الجھے ہوئے کیس میں پیش آتی ہے۔ میری ایک اور بات ذہن میں رکھ لے خالد باری صاحب، میں نے دانستہ توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور جلدی سے بولا۔ کون سی بات وکیل صاحب؟ انسان اگر سچائی پر قائم ہو اور اپنی کھوپڑی میں اوسط درجے کی عقل رکھتا ہو
تو اس کے ہر عمل کے ساتھ قدرت کا تعاون بھی شامل ہوتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ لوگ ایک لالچ میں آ کر اشفاق بخاری کے چنگل میں پھنس گئے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور یہ کہ آپ حق پر ہیں، لہٰذا میرے پیشہ ورانہ تعاون کے ساتھ قدرت کی تائید اور مدد بھی شامل ہوگی، اور آپ لوگوں کا کیس بھی آپ لوگوں کے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ تو پھر بسم اللہ کرے اور حکم کرے مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا ہوگا۔ کچھ دیر پہلے میں نے بسم اللہ کرے والا محاورہ بولا تھا تو یہ اس کے سر سے گزر گیا تھا، اب وہ خود یہی محاورہ استعمال کر رہا تھا، سو میں نے گہری سے کہا، میری بات توجہ سے سنیں باری صاحب، آپ کو چند ضروری کام کرنا ہے تاکہ میں آپ کے کیس کو مضبوط سے مضبوط بنا سکوں۔ وہ ہمہ گوش ہو گیا۔ جی بتائیں۔ نمبر 1، آپ کسی طرح کوشش کر کے اشفاق بخاری کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس بندے کو ساری صورتحال بتا کر کار کی فل پیمنٹ کی پکی رسید بنوا لے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نمبر 2، آپ رجسٹریشن آفس جا کر متعلقہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی سوزوکی سوئفٹ ایک غلط آدمی کے نام پر ٹرانسفر کر دی گئی ہے، انہیں گاڑی کی ایڈوانس پیمنٹ اور ماہانہ قسطوں کی ادائیگی والی رسید بھی دکھا دیں۔ عین ممکن ہے وہ ان شواہد کی روشنی میں مرزا یاسر بیگ کے نام ٹرانسفر کو فوراً منسوخ کر دیں۔ نمبر 3، گاڑی کی جگہ تبدیل کر دیں، مطلب یہ کہ اسے اپنے گھر سے نکال کر کسی اور کے گھر میں کھڑا کر دیں، چند دن کے لیے ہی صحیح، مگر نمبر 4، آپ ان 2 بندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے گھر گاڑی لینے آئے تھے اور خود کو مرزا یاسر بیگ کا ملازم بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ بیگ کس کماش کا بندہ ہے، اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ آپ جب میری مطلوبہ معلومات جمع کر کے لے آئیں گے تو میں پھر اس بنا پر مرزا یاسر بیگ اور اشفاق بخاری کے نام لیگل نوٹس بھیجوا دوں گا، پھر وہ لوگ اس نوٹس کا جو بھی جواب دیں گے اس کے مطابق عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ آپ نے اگرچہ خاصے مشکل کام بتائے ہیں لیکن میں انہیں کرنے کی کوشش کروں گا، وہ بڑے عزم کے ساتھ بولا۔ اگر اس دوران میں شہبازی اور کاکا وغیرہ ہمیں ڈرانے دھمکانے دوبارہ گھر پر آئیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس نے ایک اہم سوال کیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ پہلی فرصت میں تو گاڑی کو کہیں اور شفٹ کر دیں تاکہ وہ انہیں آپ کے گھر میں کھڑی نظر نہ آئے۔ اس کے بعد اگر ان دونوں میں سے کوئی آپ کے گھر کا رخ کرے تو آپ ان سے یہی کہیں کہ آپ نے ان کے خلاف علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی ہے۔ گاڑی بھی تھانے والے ہی لے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شہبازی اور کاکا اور مرزا یاسر بیگ کو تھانے بلا کر اس معاملے کی تفتیش کریں گے، لہٰذا ان کو اگر گاڑی چاہیے یا وہ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو تھانے چلے جائیں۔ یہ تو آپ نے اچھی ترکیب بتائی ہے وکیل صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد وہ یقیناً ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ وکیل کا کام مفید اور کارآمد ترکیبیں بتانا ہی ہوتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں، اس کارڈ پر میرے آفس کا اور گھر کا نمبر درج ہے۔ اگر وہ گنڈا صفت عناصر پولیس کے نام پر بھی شرپسندی سے باز نہ آئے تو آپ کسی طرح ان کی بات مجھ سے کرا دیجیے گا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور فیس کی بابت پوچھا۔ میں نے اس سلسلے میں کبھی تردد یا تکلف سے کام نہیں لیا، لہٰذا خالد باری کو اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ وہ فیس ادا کر کے میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوسرے کلائنٹس میں مصروف ہو گیا۔ اگرچہ خالد باری نے میرا اچھا خاصا وقت لے لیا تھا لیکن میں اس ملاقات کو وقت کا ضیاع ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس گفتگو کے دوران میں کیس کی ایک مخصوص اور واضح شکل نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ 3 روز بعد خالد باری ایک بار پھر میرے آفس میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، لیکن آج وہ خاصا پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، پہلے دن سے بھی کہیں زیادہ، اور آج وہ میرے پاس دن میں ہی آ گیا تھا۔ میں ابھی آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ آن ٹپکا۔ اس وقت میری سیکرٹری اور آفس بوائے کے سوا کوئی بھی دفتر میں موجود نہیں تھا، مطلب یہ کہ خالد باری آج کا پہلا کلائنٹ تھا
मैंने रस्मी अलग सलग के बाद पूछा, क्या बात है बारी साहब, आज खास उलझे हुए दिखाई नज़र आ रहे हैं आप, सब खैरियत तो है ना? खैरियत कहाँ की है वकील साहब, वो सरासीमा लहजे में बोला, कल खासी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कल शहबाजी और काका दोबारा हमारे घर आए थे, उसने बताया। बहुत ही खतरनाक किस्म की धमकियां देकर गए हैं। मसलन? मैंने मुख्तसरन पूछा। उन्होंने हमें बताया है कि हम इन्हें हल्का न लें, वो बताने लगा। वो कोई सीधे साधे शरीफ लोग नहीं हैं, उनका ताल्लुक मुजरिमों के खतरनाक ग्रोह से है। शहर में कत्ल, अगवा और डकैती की जितनी वारदातें होती हैं वो इन्हीं के कारनामे हैं, लिहाजा हम इनकी बात मान ले तो अच्छा है। वो सांस हमवार करने के बाद मुतवक्किफ हुआ, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, उनका मुतालबा है कि या तो आप उनको गाड़ी उनके हवाले कर दें या फिर 1 लाख रुपए उन्हें दे दें। ये कैसा अजीब व गरीब मुतालबा है? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने आपको जो तरकीब समझाई थी, आपने उस पर अमल नहीं किया? जी किया, उसने अज़बात में गर्दन हिलाई। फिर मैंने सवालिया अंदाज में खालिद बारी की तरफ देखा। उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया? बिल्कुल उल्टा जनाब, वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? मैंने ताज्जुब खेज़न लहजे में इस्तफसार किया। मेरी बात सुनकर वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराने लगे। खालिद बारी ने बताया। इन्होंने तहकीर भरे लहजे में मुझसे कहा कि पुलिस वगैरह से तो हम बिल्कुल नहीं डरते, हम उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। वो लोग आपकी सादगी और शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अव्वल तो जो लोग चोर, डकैत और दीगर संगीन नौइयत के जराइम में मुलविस होते हैं, वो यूं अलल ऐलान अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी का ढिंढोरा नहीं पीटते और हर हाल में पुलिस से डरते ज़रूर हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कल वो थाने से पुलिस लेकर आएंगे? खालिद बारी ने कहा, फिर हमें उनकी बात मानना ही पड़ेगी, या तो हम गाड़ी उनके हवाले करेंगे या फिर उस गाड़ी की कीमत यानी पूरे 1 लाख रुपए उन्हें देना पड़ेंगे। ये सब उन्होंने आपको खौफज़दा करने के लिए कहा है और आप वाकई खौफज़दा हो गए हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। ऐसे लोग इस किस्म के हथकंडों से शरीफ लोगों को दबाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वकील साहब, वो कह रहे थे कि 2-4 बंदों की लाशें गिराना हो तो उनके बाहे हाथ का खेल है। वो गहरी संजीदगी से बोला, अगर हमने इनका मुतालबा पूरा न किया तो वो हमें कत्ल करके खामोशी से गाड़ी ले जाएंगे। सब बकवास है, मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। फिर पूछा, उन्होंने कल कितने बजे आने को कहा है? वो कल रात कोई 10 बजे हमारे घर आए थे, खालिद बारी ने बताया, और आज भी 10 बजे ही को आने का कह गए हैं। इसीलिए मैं दिन में ही आपके पास आ गया हूँ, ताकि आप उनका कोई सद्देबाब कर सकें। समझ ले सद्देबाब हो गया, मैंने चुटकी बजाते हुए कहा। जी वो कैसे हो गया? वो हैरान होकर मुझे तकने लगा। जब आज रात वो लोग आपके घर आएंगे तो मैं पहले से वहाँ मौजूद रहूँगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। फिर मैं खुद उनको संभाल लूँगा, आप को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। अचानक उसका चेहरा खिल उठा। अम्मी भी कई बार आपसे मिलने की ख्वाहिश का इज़हार कर चुकी हैं, लेकिन इनकी सेहत की वजह से मैं इन्हें आपके दफ़्तर नहीं ला सका। चले इस बहाने आपसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। आप मुझे अपने घर का एड्रेस नोट करवा दें। उसने फ़ौरन ही मेरी हिदायत पर अमल कर दिया। मैंने कहा, मैं लगभग 9:30 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगा, और बिलफर्ज वो अगर इससे पहले आ धमके तो आप उन्हें बातों में लगाकर मेरी आमद का इंतज़ार कीजिएगा। ये ठीक है जनाब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं उमूमन 9 बजे तक अपने ऑफिस में मौजूद रहता था। खालिद बारी ने मुझे अपने घर का जो एड्रेस लिखवाया था, वहाँ पहुँचने में बआसानी 15 से 20 मिनट लग सकते थे, इसीलिए मैंने एहतियातन इसे 9:30 का टाइम दिया था। अब ज़रा इस तरफ आ जाएं, जो काम मैंने आपके ज़िम्मे लगा रखे थे, आपने उसमें क्या किया? मैंने संजीदा लहजे में कहा। खालिद साहब, आप अपने मिशन में किस हद तक कामयाब रहे, बताइए। जनाब, आपने मेरी ज़िम्मे 4 काम लगाए थे। भाग दौड़ के बाद मैं इस मिशन में जिस हद तक कामयाब हुआ हूँ, उसकी तफसील ये है। वो लम्हा भर को रुका और गहरी सांस खारिज करते हुए फिर बताने लगा। अशफाक बुखारी का तो कुछ नहीं पता चल रहा वकील साहब। मैंने हर एक जगह उसको ढूंढ लिया। इस सिलसिले में बहुत से लोगों से भी मिला हूँ, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। दफ्तर के भी कई चक्कर लगाए हैं, वहाँ
तोड़ फोड़ वाले वाक़े के बाद ताले पड़े हुए हैं। मैनेजर अरशद मलिक साहब से भी मुलाकात की, वो भी सख्त परेशान है। बुखारी साहब की कोई खैर खबर या इत्तला किसी को नहीं है। इसका मतलब है कि वो बंदा अभी तक अगवा कुनिंदगान की तहवील में है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ये तहवील खुद साख्ता भी हो सकती है और जबरी भी, और ये भी मुमकिन है कि लोग उसे रिकॉर्ड समेत उठाकर ले गए थे। उन्होंने अब तक बुखारी को ठिकाने लगा दिया होगा, और वो लोग मिर्ज़ा यासिर बेग वगैरह भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मैंने ठोस अंदाज में कहा। बाकी मैं गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी गया था। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने मुतल्लिका अफसर को जाकर अपनी दास्तान सुनाई। उस शख्स ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, और मैं जो कागजात अपने साथ ले गया था उनका भी जायज़ा लिया, और मुझसे वादा लिया है कि वो बहुत जल्द मिर्ज़ा यासिर बेग के नाम एक नोटिस जारी कर देंगे, जिसमें महकमे की जानिब से उसे कागजात समेत हाजिर होने का हुक्म दिया जाएगा। ये एक अच्छा काम हुआ, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस वालों को ये भी बताया है कि अशफाक बुखारी गाड़ियों के रिकॉर्ड के साथ अगवा कर लिए गए हैं? मैंने एक अहम सवाल किया। जी, पूरी तफसील के साथ बता दिया है, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस बात के लिए मेरे शुक्रगुजार भी हैं। कह रहे थे कि मैं पहली शिकायत लेकर पहुंचा हूं। अगर बुखारी साहब को गाड़ियों के रिकॉर्ड समेत किसी ने अगवा किया है तो इसका मतलब ये है कि और भी गाड़ियों को इसी तरह गलत लोगों के नाम ट्रांसफ़र कराया जा सकता है। उन्होंने हमारी गाड़ी के हवाले से एक बहुत अहम बात भी बताई है। वो ड्रामाई अंदाज में खामोश हुआ तो मैं पूछे बिना न रह सका। कौन सी अहम बात बारी साहब? ये कि इस गाड़ी को किसी तगड़ी सरकारी सिफारिश के ज़ोर पर यासिर मिर्ज़ा बेग साहब के नाम ट्रांसफ़र किया गया है, उसने जवाब दिया। ओह! मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया, क्या गाड़ी तो आपने ठिकाने लगा दी थी ना? ठिकाने लगा दी। वो उलझनददा नज़रे से मुझे तकने लगा। मैंने वज़ाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मेरी हिदायत के मुताबिक अपने घर से गाड़ी को कहीं और शिफ्ट कर दिया है ना? जी जी, बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह। वो जल्दी से बोला, हमारी पिछली गली में मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने गाड़ी को उसके घर में खड़ी कर दी है। और मिर्ज़ा यासिर बेग के बारे में क्या पता चला है? मैंने पूछा। ये बंदा अजीब व गरीब खसलत का मालिक है और जोड़ तोड़ का माहिर है, खालिद बारी ने जवाब दिया। मैं सही तौर पर जान नहीं सका हूँ कि उसका असल कारोबार क्या है। वैसे वो मेरी मालूमात के मुताबिक बहुत से काम करता है, जिनमें कबाड़ का कारोबार, स्क्रैप की ठेकेदारी, अंदरूनी सिंध से माल मवेशी मंगवा कर इन्हें कराची के मार्केट में फ़रोख्त करना, तामीराती काम के ठेके लेना वगैरह वगैरह। इसकी दोस्ती ज़्यादातर गुंडा सिफत लोगों से है या फिर मुख्तलिफ सरकारी अफसरों से, जिनकी मदद से वो अपने काम निकलवाता रहता है, जैसा कि हमारी गाड़ी का अपने नाम पर ट्रांसफ़र। बारी साहब, आपने काफ़ी मुफीद मालूमात जमा कर ली हैं। मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा। शहबाजी और काका को देखकर ही मिर्ज़ा यासिर बेग के कुमाश का अंदाज़ा हो जाता है। जब गुंडे बदमाश उसके इशारों पर नाचते हों तो वो खुद किस दर्जे का लफंगा होगा, उसका बखूबी हिसाब लगाया जा सकता है। अब क्या करना है वकील साहब? वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। अब जो भी करना है वो मुझे ही करना है, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, आज रात को मैं ज़रा शहबाजी और काका का दीदार कर लूँ, उसके बाद ही कोई लाएहाए अमल तैयार किया जाएगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गया। रात को ठीक 9:45 बजे मैं खालिद बारी के घर में बैठा था। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे, यानी खालिद बारी, उसका छोटा भाई आबिद बारी और उनकी वालिदा ज़ोहरा बेगम। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि खालिद बारी के वालिद का काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो चुका था और अब इस घर का निज़ाम ज़ोहरा बेगम के हाथ में था। ज़ोहरा बेगम एक खुश अखलाक, समझदार और रख रखाव वाली खातून थी। इन्हें सांस का आर्जा था, यानी दमा था। बात करते करते अचानक उनकी सांस उलझ जाती थी। खालिद बारी मुझे घर के अंदरूनी हिस्से में ज़ोहरा बेगम के पास ले गया। हमारे बीच काफ़ी देर तक मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू होती रही। ज़ोहरा बेगम अगरचे हिम्मत वाली खातून थी, मगर इस मामले ने इन्हें खासा परेशान कर रखा था। जब पाला गुंडों और बदमाशों से पड़ जाए तो हर शरीफ इंसान परेशान हो जाता है। मैंने इन तीनों माँ बेटों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं अदालत में इन लोगों से बआसानी निपट लूँगा। इसी दौरान में डोरबेल बजी। खालिद भाई ने निगाह उठाकर वॉल क्लॉक की तरफ देखा।
क्लॉक ठीक 10 बजे का वक्त बता रही थी। उसने कहा, शायद शहबाजी और उसका साथी आ गए। भाई ये तो बहुत ही उसूल परस्त और टाइम के पाबंद गुंडे हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। बारी साहब, आप इन्हें अपने ड्राइंग रूम में बिठाएं और जैसे मैंने समझाया उनसे बात शुरू करें। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोला, आपका मतलब है मैं इन्हें घर के अंदर ले आऊं? हाँ, मेरा यही मतलब है, मैंने बड़े एतमाद से कहा। मगर पहली और आखिरी बार वो मुतज़ब्ज़िब नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आप क्यों जहन उलझा रहे हैं? मैं हूं ना, जैसा कह रहा हूं वैसा करें। वो उठा और बैरूनी गेट की जानिब बढ़ गया। जोहरा बेगम ने तशवीश भरे लहजे में पूछा, बेग साहब कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, मैंने कतई लहजे में कहा। मैं सारी गड़बड़ ख़त्म करने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। अब सांप के दांत तोड़ने का वक्त आ गया है। वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाकर रह गई। मैं मज़ीद इतनी देर तक बेगम ज़ोहरा के पास रुका जब तक खालिद बारी इन लोगों को ड्राइंग रूम में बैठा नहीं देता। उसके बाद मैं भी वहाँ पहुँच गया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आवाज़ बुलंद कहा और एक सोफ़े पर जाकर बैठ गया। इन लोगों ने मेरे सलाम का जवाब तो दिया, ताहम उसके साथ ही वो शक ज़दा नज़र से मुझे घूरने भी लगे थे। ये हमारे मेहमान हैं अमजद भाई, खालिद ने मेरी तरफ देखते हुए इन दोनों का तारुफ कराया। कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं, तो फिर मैं चलता हूँ, मैंने उठने का इरादा जाहिर करते हुए कहा। आप लोग ज़रूरी बात कर लें मैं फिर आ जाऊँगा। अरे नहीं अमजद भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है, खालिद बारी ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आप बैठे, मैं 5 मिनट में फ़ारिग हो जाऊँगा, फिर आपसे गपशप होती रहेगी। फिर मैं जमकर बैठ गया। खालिद बारी ने मुझे शहबाजी और काका के जो हुलवे बताए थे, उनकी रोशनी में मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इनमें से कौन शहबाजी है और कौन काका। शहबाजी मुझे नज़रअंदाज करते हुए बराह रास्त खालिद बारी की तरफ मुखातिब हुआ। हाँ भाई, हमारे काम का क्या हुआ? मैंने बुखारी साहब को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, मगर खालिद बारी ने बोलना शुरू ही किया था कि शहबाजी उसकी बात काट कर बोला, बुखारी को ऐसा बुखार हो गया है कि वो अब किसी को नहीं मिलेगा। तुम और कोई बात करो। शहबाजी की बात से मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि अशफाक बुखारी इन लोगों के टच में है। अगर वो ज़िंदा है तो वो इसकी कस्टडी में है और बेबसी के लम्हात गुजार रहा है, और या फिर वो इन्हीं का साथी है और इस वक्त वो किसी पुरसुकून पर बैठा एंजॉय कर रहा है। और कौन सी बात करूं भाई साहब, खालिद बारी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं अपनी गाड़ी की फुल पेमेंट कर चुका हूं, बस बुखारी साहब से रसीद लेना बाकी है। इसके बाद वो मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे देते और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर मैं ये गाड़ी अपनी वालदा के नाम रजिस्टर करा लेता। वो मेरे पढ़ाए सबक को मिर्ज़ा यासिर बेग के गुमाश्तों के सामने दोहरा रहा था। बुखारी साहब कहीं मिल ही नहीं रहे हैं तो मैं क्या करूं? बुखारी बुखारी बुखारी, शहबाज तैश में आ गया। जहन्नुम में डालो बुखारी को। हम जिस गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन बुक और तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, इसीलिए कानून की रूह से वो गाड़ी हमारी है। गाड़ी हमारे हवाले कर दो या 1 लाख रुपए दे दो। आज हम फैसला करने आए हैं। या तो तुम्हें हमारी इन दो बातों में से एक बात माननी होगी, या फिर हम तुम सबको गोलियों से छलनी करके गाड़ी लेकर चले जाएंगे। बात खत्म करते ही उसने अपने उभरे हुए पहलू को थपथपाया। जहां लिबास के नीचे यकीनन कोई गन वगैरह मौजूद होगी। मैंने सिचुएशन को संभालते हुए निहायत ही इत्मीनान के साथ शहबाजी से सवाल किया, आपने अभी कानून की बात की है, ज़रा मुझे ये बताएंगे कि किस कानून के तहत वो गाड़ी आपकी है? वही कानून जो इस मुल्क में चलता है, वो रुखाई से बोला और नापसंदीदा नज़रों से मुझे घूरने लगा। मेरी मुदाखलत उसे नागवार गुजरी थी, मगर मुझे उसकी कोई गवारी या नागवारी से कतन कोई परवाह नहीं थी। लिहाजा तुर्की ब तुर्की पूछा, कहीं तुम उस कानून का तस्करा तो नहीं कर रहे जिसकी रूह से तुम लोग गाड़ी का मुतालबा कर रहे हो? गुंडागर्दी और जोर ज़बरदस्ती वाला कानून। अब की शहबाजी ने स्पेशल तवज्जो से मुझे देखा और आंखें सुकेड़ कर इस्तिफसार किया, आप कौन हो? तुम्हारा दादा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ये क्या बकवास है? वो झुल्ला कर बोला। बकवास नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुम हमारे बीच में ना ही बोलो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वो फुनकारते हुए बोला। मैंने उसकी धमकी की परवाह किए बगैर कहा, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ, मगर तुम हो कौन? वो चिढ़कर बोला, पहले तो कभी तुम्हें यहाँ देखा नहीं। तुम इस घर के अंदर आए ही कितने बार हो जो मुझे देखते? मैंने ठोस अंदाज में कहा। मेरा यह तजुर्बा है कि गुंडागर्दी करने वाले दबने और वालों को और दबाते हैं।
آپ کا تمام تر کاروبار دھوس دھاندلی پر چل رہا ہوتا ہے۔ صلح صفائی اور شرافت کی زبان آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر وہ قدری نرمی سے بولا، بھائی آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ ہو کون، اور میں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے۔ میرا مفت مشورہ یہ ہے کہ تم روزانہ صبح نہار منہ ساد کاغذی بادام کھایا کرو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات میں ان الفاظ میں اضافہ کیا، آخری بار بتا رہا ہوں، اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ میں تم دونوں کا دادا اور تمہارے سیٹھ کا باپ مرزا امجد بیگ ہوں۔ خالد باری میرا کزن اور ان کی والدہ محترمہ زہرا میری آنٹی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تم ہمیں چکر دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، وہ برہمی سے بولا، مگر ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یا چپ چاپ ایک طرف بیٹھ جاؤ، ہم صرف اس سے ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے خالد باری کی طرف اشارہ کر دیا۔ تم بھی کمال کرتے ہو، میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ جب بتا دیا کہ میں خالد باری کا کزن ہوں تو پھر اس کے معاملے میں مجھے تو بولنا ہی پڑے گا نا۔ ابھی تو ہم شرافت سے بات کر رہے ہیں، اس نے مجھے مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ گاڑی ہمارے حوالے نہ کی گئی یا اس کے بدلے 1 لاکھ روپے ادا نہ کیے گئے تو ہم ابھی پولیس اسٹیشن کو فون کر کے انہیں یہاں پر بلا لیں گے۔ بات کے اختتام پر اس نے ڈرائنگ روم کے کونے میں اسٹینڈ کی طرف رکھے فون سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کرو پولیس کو فون، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اب تو تمہیں یہ گاڑی پولیس کے ذریعے ہی برآمد کرنا پڑے گی۔ میرے اندازے نے اسے یہ تو باور کرا دیا تھا کہ ان گیدڑ بھپکیوں میں آنے والا نہیں ہوں، لہٰذا وہ خالد باری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بھائی آج ہم گاڑی لے کر ہی جائیں گے۔ خالد باری کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں ایک بار پھر ان کے بیچ کود پڑا۔ تم کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہو بھائی؟ سوزوکی سوئفٹ، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، جو اس گھر میں کھڑی ہے۔ میں نے تو اس گھر میں کوئی گاڑی نہیں دیکھی، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر خالد باری سے پوچھ لیا، یار تم لوگوں نے گاڑی لے لی اور مجھے بتایا تک نہیں، یار یہ کیا غضب کر دیا تم نے؟ شہبازی اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ میں اب اس کے سیٹھ کا باپ نہ سہی مگر اس کا باپ ضرور ثابت ہو رہا ہوں۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تم لوگ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے ہو، شہبازی نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج ہم اپنی گاڑی لیے بغیر نہیں ٹلیں گے۔ مجھے ٹالنا آتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اگر کہو تو تمہاری ناو بھی ٹال دوں۔ تم خواہ مخواہ ہمارے بیچ میں نہ بولو، وہ چلائے، خواہ مخواہ والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ میری آنٹی کا گھر ہے، ان کے گھر کا ایک اہم معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے، میں بھلا کیسے نہیں بولوں گا؟ اور جہاں تک گاڑی کا تعلق ہے، میں نے لمحاتی توقف کر کے ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا، تو فرض کر لو کہ وہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ کیسے فرض کر لوں؟ وہ منہ بگاڑ کر بولا، میں نے اپنی گاڑی کو خود ان کے گھر کے اندر کھڑی دیکھا ہے۔ دیکھا تھا نا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یقیناً دیکھا ہوگا، اب تو وہ گاڑی چوری ہو گئی۔ اب اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے تو تم پورے گھر کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ اس گھر کے اندر اگر گاڑی برآمد ہو جائے گی تو وہ تمہاری۔ تم لوگ کوئی نئی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ شخص زدہ نظروں سے مجھے اور خالد باری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یقیناً تم لوگوں نے گاڑی کو کہیں اور شفٹ کر دیا ہے، اسی لیے اتنے اعتماد سے بات کر رہے ہو۔ اس وقت یہ تمام تر گفتگو میرے اور شہبازی کے درمیان ہو رہی تھی۔ میں خالد باری کا وکیل تھا، اس لیے وہ مجھے ہی زیادہ بولنے کا موقع فراہم کر رہا تھا، جبکہ کاکا خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ تاہم اس نے بھی اپنے دائیں ہاتھ کو پہلو میں الٹ رکھا ہوا تھا تاکہ بوقت ضرورت وہ کسی آتشی اسلحے کی نمائش کر سکے۔ اتنی دیر میں میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دونوں گنڈے دھونس دھاندلی اور گن کے زور پر ہی سب کچھ کرتے تھے۔ ہم سچے ہیں، اس لیے بات تو اعتماد ہی سے کریں گے، میں نے سادگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، وہ قدر مصلحت گوش انداز میں بولا۔ گاڑی واقعی اس گھر سے چوری ہو گئی ہے، مگر کچھ نہیں، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے لتاڑ دیا۔ اگر تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ گاڑی چوری ہو چکی ہے تو پھر تم بھی پھوٹا کھاؤ،
चलो उठो यहाँ से। और मैंने चुटकी बजाई, चलते फिरते नजर आओ, शाबाश। हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, वो जिद्दी लहजे में बोला। तो क्या तुम यहाँ कोई खिलौना गाड़ी लेने आए थे जो तुम्हारे हाथों में समा जाती और तुम खाली हाथ वापस ना जाते? मैंने तंजे अंदाज में कहा। इस मकसद के लिए तो तुम किसी भी टॉय शॉप पर चले जाओ, तुम्हारी रूह को काफ़ी और जिगर को शाफी सुकून मिलेगा। वो मेरी बात को सुनी अनसुनी करते हुए बोला, अगर गाड़ी को तुम लोगों ने इधर उधर कर दिया है तो हमें पूरे 1 लाख रुपए दे दो। ये बात तुम पहले भी 2-3 मर्तबा कर चुके हो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। मगर हम तुम्हें किस बात के लिए 1 लाख रुपए दें? क्या यहाँ पर कुआं खुदा हुआ है? वो फिनकारते हुए बोला, वो गाड़ी हमारी सेठ की थी, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। तुम लोगों ने गाड़ी गायब कर दी तो उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिसकी बिना पर तुम दावा कर सको कि वो गाड़ी तुम्हारे सेठ मिर्ज़ा यासिर बेग की थी? मैंने टटोलने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा। हाँ है, बहुत ही पक्का सबूत है, वो गसीले लहजे में बोला। खालिद को हमने दिखाया भी था, लो तुम भी देख लो। एकदम जज्बाती हो गया था वो, तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। फिर उसने अपनी जेब में से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दी। मैंने मज़कूरा बुक को अच्छी तरह देखने के बाद फतवा सादिर कर दिया, ये तो एकदम नकली और बोगस बुक है। क्या बकवास कर रहे हो भाई? वो तिलमिला कर बोला, ये 1 नंबर की असली बुक है। फिर उसने मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोला, लाओ इधर दो, ये तो अब वापस रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएगी। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। क्या मतलब? शहबाजी तपते हुए अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। मैंने कोई बकवास नहीं की है, मैंने कहा। मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही काम करता हूँ, इसलिए असली और नकली का फ़र्क बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खालिद बारी ने मुझे तुम लोगों की 420 के बारे में बता दिया था, इसलिए आज मैं इधर आया हूँ। इस बुक को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके मैं तुम दोनों को और तुम्हारे सेठ मिर्ज़ा यासिर बेग को जेल की दीवारों के पीछे सड़ा सकता हूँ। शहबाजी ने यकबारगी गन निकाल ली, धमकी आमेज लहजे में बोला, बुक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। उसकी देखा देखी काका ने भी पिस्तौल निकाल लिया था। इस दौरान में दोनों उठकर खड़े भी हो गए थे। आतिशी असलहे की खतरनाक झलक देखकर खालिद बारी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फौरी तौर पर इसे संभाला दिया। यार खालिद, मैंने मुतदिल अंदाज में पूछा, इन लोगों को अंदर बुलाने से पहले तुमने सोफों के नीचे छुपाए हुए टेप रिकॉर्डर का बटन तो ऑन कर दिया था ना? खालिद बारी के लिए मेरा ये सवाल गैर मुतवक्का था, मगर खैरियत गुजरी कि उसने मैकेनिकी अंदाज में सर को अजबाती जुम्बिश दी और जल्दी से बोला, जी बिल्कुल, टेप रिकॉर्डिंग ऑन ही रही है। ओके, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, सबूत के लिए कैसेट ही काफ़ी होगी। मेरा ख्याल है रजिस्ट्रेशन बुक इन्हें वापस कर देते हैं, ये तो वैसे भी जाली है, हम इसे रखकर क्या अचार डालेंगे? बात के अख्तिताम पर मैंने मज़कूरा बुक शहबाजी के सिमत उछाल दी। उसने जल्दी से बुक को कैच किया, फिर उसे जेब में रखने के बाद सुख की सांस ली और गन को लहराते हुए बोला, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बहुत जल्द तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिर वो काका की जानिब देखते हुए तहकमाना अंदाज में बोला, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऐसे भी क्या जल्दी है भाई? मैंने तंजिया लहजे में कहा। जाते जाते मेरा विजिटिंग कार्ड भी तो ले जाओ, हो सकता है तुम्हें मेरी ज़िंदगी में कभी मेरी मदद की ज़रूरत पेश आ जाए। वैसे ये बात तुमने खूब कही है कि बहुत जल्द नतीजा भुगतना पड़ेगा। बस इस जुमले में एक ही खराबी है कि हमें नहीं बल्कि तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा, और वो भी अदालत में। अदालत में? उसकी भवें तन गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट। उसने सरसरी अंदाज में विजिटिंग कार्ड का जायज़ा लिया और बोला, तो आप वकील हो? सिर्फ वकील नहीं बल्कि मिसिस ज़ोहरा बेगम का वकील। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि इस केस में मैं इनके साथ कमिटमेंट कर चुका हूँ। हाँ, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए रुककर तंजिया नज़र से शहबाजी को देखा, फिर दोस्ताना अंदाज में कहा, अगर किसी और केस में तुमको या तुम्हारे सेठ या मिर्ज़ा यासिर बेग को मेरी खिदमत हासिल करना होगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। सेठ के साथ तो मैं फ़ीस में भी थोड़ी बहुत रियायत कर दूंगा, क्योंकि उसके नाम के साथ भी मिर्ज़ा और बेग लगे हुए हैं। और वो दोनों पाँव पटकते हुए वहाँ से 9-2-11 हो गए। खालिद बारी ने गेट को अच्छी तरह बंद किया और हम एक बार फिर अंदरूनी कमरे में ज़ोहरा बेगम के पास जा बैठे। खालिद ने कहा, बेग साहब, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे यकीन है कि वो इधर का रुख नहीं करेंगे।
اب سوچنے سے پہلے ہی میں انہیں عدالت کا رخ کرا دوں گا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ بیٹا، زہرا بیگم نے بڑی اپنائیت سے کہا، آپ نے بڑی ذہانت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن ایک مرحلے پر تو میں بھی ڈر گئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے بیگم زہرا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کس مرحلے پر؟ جب اس شیطان کی اولاد نے گن نکال لی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، تو اس کا مطلب ہے؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ سمجھدار خاتون فوراً سے پیشتر میری بات کی تہ میں پہنچ گئی اور ترنت بولی، جی ہاں، میں اور عابد ڈرائنگ روم سے باہر کھڑے تم لوگوں کی باتیں سن رہے تھے۔ میں اس زاویے پر کھڑی تھی کہ وہ کمبخت شہبازی مجھے نظر آ رہا تھا، مگر وہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے بیٹھے مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ خاتون شہبازی اور کاکا کی کیٹیگری کے گنڈے ہڈی خور کتوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ان سے خوفزدہ ہو جانا یا ان کی کوئی بات مان لینے کا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں ہڈی ڈال دی۔ جس گھر سے انہیں ایک بار ہڈی کھانے کو مل جاتی ہے، اس دہلیز کا پیچھا یہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ میں نے تھوڑی دیر رک کر ان تینوں ماں بیٹوں کی طرف دیکھا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، ہمیں ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک مضبوط ڈنڈا رکھنا چاہیے تاکہ ایسے جانوروں کو بآسانی کھدیڑا جا سکے، اور یہ بضرورت وہی ڈنڈا ان کے سر پر بھی برسانے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے بیگ صاحب؟ خالد باری نے پوچھا۔ ہمارے لیے یا صرف آپ کے لیے؟ میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ چلے میرے لیے ہی بتا دیں، وہ سادگی سے بولا۔ آپ فوراً ڈرائنگ روم میں جائیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ یکایک اٹھ کھڑا ہوا۔ جی بتائیں، ڈرائنگ روم سے کیا لانا ہے؟ لانا نہیں، بند کرنا ہے۔ میری سنجیدگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ کیا بند کرنا ہے؟ اس کے حیرت میں الجھن بھی شامل ہو گئی تھی۔ ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں پر خالی کیسٹ چل رہی ہوگی، کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں جو خوف و ہراس اور پریشانی اور گمبھیرتا دیکھنے کو مل رہی تھی، وہ میرے اس معصوم سے لطیفے سے یکدم کافور ہو گئی تھی۔ اب زہرا بیگم، عابد باری اور خالد باری کے چہرے پر فتح اور شادمانی کے تاثرات سے دمک رہے تھے۔ 3 روز بعد خالد باری میرے آفس آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ رسمی الیک سلیک میں پڑے بغیر میں نے اس سے براہ راست ہی پوچھ لیا، ان خبیثوں نے دوبارہ تو آپ لوگوں کو تنگ نہیں کیا؟ خبیثوں سے میری مراد مرزا یاسر بیگ کے ہرکارے شہبازی اور کاکا تھے۔ خالد نے ایک رجسٹرڈ پوسٹ لفافہ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ ان خبیثوں کے سیٹ کی طرف سے آج صبح ہی موصول ہوا ہے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے لیا۔ وہ ایک سمن تھا تو یقیناً عدالت کی طرف سے، اور وہ زہرا بیگم کے نام آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عرضی دعویٰ کی ایک نقل بھی منسلک تھی، جس کے مطابق مرزا یاسر بیگ نے زہرا بیگم کو عدالت میں گھسیٹ لیا تھا، مطلب یہ کہ ان پر کیس کر دیا تھا۔ اس عرضی دعویٰ کا مضمون اردو میں کچھ اس طرح تھا، درخواست گزار کے مطابق اس نے کچھ عرصہ قبل بخاری انویسٹر میں مبلغ 10 لاکھ روپے شراکت کی بنیاد پر لگائے تھے۔ بخاری انویسٹرز کے مالک کی ایک اور کمپنی شاہین ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے بھی تھی، جس میں کمپنی کے مالک اشفاق بخاری قسطوں پر کاریں وغیرہ فروخت کیا کرتے تھے، اور درخواست گزار کا سرمایہ شاہین ٹریڈنگ کمپنی میں بھی استعمال ہو رہا تھا۔ کچھ عرصے پہلے اشفاق بخاری کا بزنس تباہ ہو گیا، انہیں مجبوراً کاروبار بند کرنا پڑا، لہٰذا درخواست گزار کو اس کا حصہ کچھ نقد اور گاڑیوں کی صورت میں ملا۔ بخاری صاحب نے درخواست گزار کو 2 لاکھ روپے نقد اور 8 ایسی گاڑیاں دی جن کی قیمت لگ بھگ 8 لاکھ بنتی تھی، اور یہ قیمت ابھی واجب الوصول تھی۔ انہی 8 گاڑیوں میں ایک سفید سوزوکی سوئفٹ مسز زہرا بیگم کی تحویل میں ہے۔ معاہدے کی روح سے یہ کاروبار ہائر پرچیز سسٹم کے تحت کیا جا رہا تھا، اور خریداروں کو گاڑیاں اسی سسٹم کی بنیاد پر دی گئی تھیں۔ ہائر پرچیز سسٹم کے اصول کے مطابق جب تک متعلقہ گاڑی کی پوری قیمت شاہین ٹریڈنگ کمپنی کو ادا نہ کر دی جاتی، اس وقت تک گاڑی کو ہائر یعنی کرائے پر سمجھا جاتا، اور اگر کوئی خریدار لگاتار 3 ماہ تک گاڑی کی قسطیں ادا نہ کرتا تو قواعد و ضوابط کی روح سے اس کا سودا خود بخود ختم ہو جاتا۔ ہائر پرچیز سسٹم کے تحت خریدار کو دی جانے والی گاڑی دوبارہ شاہین ٹریڈنگ کمپنی کی ملکیت بن جاتی۔
इस दौरान में खरीदार किस्तों की सूरत में जितनी रकम कंपनी को अदा कर चुका होता, वो शराइत की रोशनी में किराए की मद में शुमार होती। मिसेस ज़ोहरा बेगम ने इस केस के फाइल होने तक लगभग 8 माह से कंपनी को किस्तें अदा नहीं की थीं। जब कंपनी का नुमाइंदा गाड़ी का कब्जा लेने के लिए उनके घर पहुंचा, तो उन्होंने अपने 2 बेटों और उनके दोस्तों की मदद से नुमाइंदे को ज़ूद व कूब करके घर से निकाल दिया। यहाँ कंपनी से मुराद मिर्ज़ा यासिर बेग का बिजनेस थी। इन हालात की रोशनी में दरख्वास्त गुजार अदालत से इस्तदा करता है कि मुद्दा अलैहा मिसेस ज़ोहरा बेगम से उसकी सफ़ेद सुजुकी स्विफ्ट उसको वापस दिला दी जाए। मिर्ज़ा यासिर बेग की 420 खुलकर सामने आ गई थी। अब बात से कतई नज़र ये कि इसने अशफाक बुखारी को अगवा किया, ये उन बदमाशों की मिली भगत थी। यानी ये सब वो लोग मिल कर रहे थे। ये तय था कि अब किसी भी वक्त में वो मंजर आम पर आने वाला था, क्योंकि इस अर्ज़ी दावा के मज़मून से ज़ाहिर होता था कि मिर्ज़ा यासिर बेग को ये केस जीतने के लिए अशफाक बुखारी की गवाही की ज़रूरत पेश आती, और अब तक मैंने मिर्ज़ा के जो लक्षण देखे थे उसके मुताबिक वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं था। उसने कुछ सोच समझ कर ही ये केस लॉन्च किया था। अगर अशफाक बुखारी उसकी दस्तरस में ना होता तो अर्ज़ी दावा का मज़मून हरगिज़ ऐसा नहीं होता। मुझे ये यकीन हो चला था कि अशफाक बुखारी और मिर्ज़ा यासिर बेग में खासा मजबूत गठजोड़ है, या यूँ कह लें कि दोनों एक ही तैली के चट्टे बट्टे थे। मैंने इन कागजात को एक तरफ रखा और निगाह उठाकर अपने सामने बैठे हुए खालिद बारी की तरफ देखा। उसकी सूरत पर 12 बज रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ बारी साहब, इस समन को देखकर आप परेशान हो गए हैं? बात ही परेशानी की है जनाब, वो धीमी आवाज़ में बोला। ये तो बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। मिर्ज़ा यासिर बेग ने ही हम पर केस कर दिया। इससे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में उससे कहा। उसने आप पर केस कर दिया है तो हम उस पर केस कर देंगे। वो कैसे? वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे तकते हुए बोला। जवाबे दावा दायर करके मैंने उसको जवाब दिया, ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि मामला अदालत में जा पहुंचा है। इस तरह हमें अपने हक के लिए लड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। और एक ख़ास बात शायद आपने नोट नहीं की। कौन सी बात जनाब? उसने पूछा। आपने इस अर्ज़ी दावा को गौर से पढ़ा है? जी हाँ, उसने अज़बात में गर्दन हिलाई। 2-3 मरतबा पढ़ा है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन सी ख़ास बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा इशारा अशफाक बुखारी की जानिब है, मैंने कहा। मिर्ज़ा यासिर बेग को अपना दावा सच्चा साबित करने के लिए बुखारी की गवाही की ज़रूरत पेश आएगी। इसका मतलब है कि वो बुखारी को अदालत तक लाने में कामयाब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कामयाब हो जाएगा, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। बल्कि ये केस मिर्ज़ा ने बुखारी से सलाह मशवरा करने के बाद ही अदालत में पहुंचाया है। ओह! वो एक तशवीश भरी सांस खारिज करते हुए बोला। तो हमारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। बुखारी साहब का अगवा एक ड्रामा था। जी, मौजूदा हालात तो इन्हीं हक़ाइक़ की जानिब इशारा करते हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर पूछा, इस अर्ज़ी दावा में हायर परचेज़ सिस्टम के सिलसिले में जो कवायद व ज़वाबित बयान किए गए हैं, क्या आपने उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर सफ़ेद स्विफ्ट खरीदी थी? जी हाँ, बुखारी साहब ने ये सारी बातें हमें खोल कर बताई थी। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। और ये शराइत तो इस एग्रीमेंट पर भी दर्ज है जो हमारे और शाहीन ट्रेडिंग कंपनी के बीच गाड़ी की खरीदारी के सिलसिले में हुआ था। आप लोगों ने लगभग 8 माह से गाड़ी की किस्त जमा नहीं कराई। जब हायर परचेज सिस्टम की रूह से अगर कोई खरीदार लगातार 3 माह तक गाड़ी की किस्त जमा नहीं कराएगा तो अज़रुए कानून हायर परचेज डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। गोया आप लोग डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, मैंने खालिद बारी को सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा। और डिफ़ॉल्टर होने की सूरत में ये गाड़ी वापस कंपनी की मिल्कियत तस्वुर की जाएगी। हाँ, ये बात तो है। वो अजीब से लहजे में बोला। सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप लोग डिफ़ॉल्टर क्यों हो गए? मैंने पूछा। जबकि आपकी वालिदा साहिबा तो खासी समझदार और जहाँ दीदा खातून हैं। वो बात दरअसल ये है जनाब, वो वज़ाहत करते हुए बोला। जब बुखारी साहब की कंपनियाँ ज़वाल का शिकार होने लगी और दफ्तरी हालात से ये वाज़ेह हो गया कि ये बिज़नेस किसी भी वक्त बंद हो जाएगा, तो दूसरे बहुत से लोगों की तरह हमने भी किस्तें भरना बंद कर दी थी। हालात ऐसे गैर यकीनी थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल एक छोटी-सी कोताही ने आप लोगों को नादहिंदा बना दिया है, मैंने कहा।
अब क्या होगा बेग साहब, वो फिक्रमंदी से बोला। हमारे पास जो कार के एडवांस की और जो 6 किस्तें जो हमने अदा की उसकी रसीदें रखी हैं, वो इस सिलसिले में काम नहीं आएंगी। नहीं, मैंने कतई अंदाज में कहा, इन रसीदों की मौजूदगी से आपकी नादहिंदगी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता वो कच्ची रसीद किसी हद तक काम आ सकती है जो बुखारी साहब को फुल पेमेंट के ज़ेल में दी गई थी। अब मुझे क्या करना है? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, इंतज़ार। किसका इंतज़ार? वो मुताज्जिब अंदाज में मुझे देखने लगा। मेरी तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं 1-2 रोज़ में जवाबी दावा दाखिल कर दूंगा। आपको यकीन तो है ना कि हम केस जीत जाएंगे? क्यों नहीं, हम खासी कमज़ोर साइड पर है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, वो बोला। मैंने कहा, कमज़ोर साइड को ताकतवर बनाना मेरा काम है, आप बस वो करते जाएं जिसकी हिदायत मैं करूं। हम अब तक यही करते चले आ रहे हैं जनाब, वो सादगी से बोला। मगर मैं अपनी तसल्ली के लिए जानना चाहता हूँ कि आखिर आप कौन सा चमत्कार करने वाले हैं? बहुत ही खूब और मौजू अल्फाज इस्तेमाल किया है आपने, चमत्कार, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मैं वाकई एक चमत्कार ही करने वाला हूँ। कौन सा चमत्कार? वो इज़्तिरारी लहजे में मुस्तफसिर हुआ। मैंने रफ पेट पर लगभग 3 इंच लंबी लाइन लगाई। फिर वो पेड़ खालिद बारी की तरफ खिसकाते हुए कहा, आप इस लाइन को काटे या मिटाए बगैर छोटा कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? वो उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। इस लाइन को छोटा करने के लिए या तो काटना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा चमत्कार है कि मैं इस लाइन को टच किए बगैर छोटा कर सकता हूँ। मैंने ज़ेरे लब में मुस्कुराते हुए कहा। किस तरह उसकी दिलचस्पी सातवें आसमान को छूने लगी। कर दिखाएं। मैंने रफ पैड पर मौजूद 3 इंच की लाइन के पहलू में एक और लाइन खींच दी जो लंबाई में उस पहली वाली लाइन से 2 इंच ज़्यादा थी, यानी 5 इंच लंबी थी। फिर खालिद बारी से पूछा, लाइन छोटी हुई कि नहीं? एक लम्हे तज़ब्ज़ुब में रहने के बाद उसने जवाब दिया, लाइन तो इतनी ही है जितनी पहले थी, मगर दूसरी के मुकाबले में छोटी नज़र आ रही है। नज़र आ रही है? मैंने उसके आखिरी अल्फाज दोहराए और कहा, इस दुनिया का सारा खेल नज़र आने पर ही की बुनियाद पर है। आप अगर लोटे को लोटा समझते हैं तो वो लोटा है, वरना वो कुछ भी नहीं। घास आपको घास नज़र आती है तो वो घास ही है, वो वरना वो कुछ नहीं, और वो कुछ भी हो सकती है। आपका फ़लसफ़ा तो समझ में आ रहा है, वो बदस्तूर उलझन ज़दा अंदाज में बोला, लेकिन उसका हमारे केस से क्या ताल्लुक़? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मैंने इज़्तिरारी लहज़े में कहा। देखिए, इस केस में डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हम कमज़ोर पोजीशन में हैं, यानी हायर परचेज़ सिस्टम के क़वाइद व ज़वाबित हमें नादहिंदा यानी डिफ़ॉल्टर करते हैं। ये हमारी कमज़ोरी है, या यूँ समझें कि ये छोटी लकीर है। मैंने रफ पेज पर 3 इंच वाली लकीर पर कलम की नोक रखते हुए कहा। ये लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने उन अल्फाज में इजाफ़ा किया, हमारे मद्दे मुकाबिल कोई शरीफुन नफ्स इंसान नहीं है। बुखारी और मिर्ज़ा इस माशरे के छटे हुए बदमाश हैं, वो जो कदम कदम पर डिफ़ॉल्टर नज़र आते हैं, यानी वो 5 इंच वाली बड़ी लकीर हैं। एक बार फिर मैंने पेट पर कलम रखकर निशानदही की। ये लाइन जिसने पहली लाइन को छोटा कर दिया है, ठीक है, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। ताहम चेहरे के तासुरात से यही लगता था कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने वज़ाहत करते हुए कहा, इस केस में हम खूबियों का मुकाबला खूबियों से नहीं करेंगे, बल्कि खराबियों का मुकाबला खराबियों से करेंगे। जिसकी खराबी की तादाद या कमज़ोरियों का वज़न दूसरों के मुकाबले में कम निकलेगा, वही इस केस का फ़ातिह होगा। मसलन मैंने एक बार फिर तवक़्क़ुफ़ किया और अपनी बात को उन अल्फाज में मुकम्मल किया। ये ठीक है कि बाकायदगी के साथ किस्तें ना अदा करने की वजह से आप नादहिंदा हो चुके हैं, यानी डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, और एग्रीमेंट के उसूल की रूह से अब वो गाड़ी आप शाहीन ट्रेडिंग कंपनी की मिल्कियत है, जो इस वक्त आपकी कस्टडी में है। इससे आपकी मजबूरी और कोताही ज़ाहिर होती है। किसी भी हवाले से आप मुजरिम नहीं ठहराए जा सकते, जबकि दूसरी तरफ बुखारी और मिर्ज़ा के खाते में इतने जुराइम दर्ज हैं कि वो बचकर कहीं जा ही नहीं सकते। मैं उनके एक-एक कारनामे को इस तरह खोल कर बयान करूँगा, बल्कि इस तरह उछालूँगा कि उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। हमारी 3 इंच वाली लाइन के सामने उनके जराइम का ग्राफ 300 बल्कि 3000 इंच बुलंद हो जाएगा।
اب मैं समझा आपकी बात को। वो खुश होते हुए बोला, आप तो बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। अदालत का कमरा एक अखाड़े की तरह होता है खालिद साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। यहाँ वकील इस्तिगासा और वकील सफाई दो पहलवानों की तरह शवाहिद, सबूत और मंतिक, दलील और कानून की ताकत के बल पर मुख्तलिफ पैतरे आजमाते हुए एक दूसरे को चित करने की कोशिश करते हैं। जीत उसी के हिस्से में आती है जिसके पास ज़्यादा दाव होते हैं या फिर जिसका दाव चल जाता है। और एक बात, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। उसने पूछा, और कौन सी बात? आप शाहीन ट्रेडिंग कंपनी के कोई अकेले डिफ़ॉल्टर तो नहीं है ना? मैंने कहा, आपकी तरह और भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बाकायदगी से गाड़ियों की किस्तें अदा नहीं कर पाए और गाड़ियाँ अपने पास रखने के बावजूद भी वो इनके मालिक नहीं हैं। ऐसी 8 गाड़ियों का ज़िक्र तो दरख्वास्त गुजार की अर्ज़ी दावा में भी मौजूद है, जिनमें एक गाड़ी आपकी है कि नहीं? जी बिल्कुल है, वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप किसी तरह बाकी 7 अफराद का सुराग लगाने की कोशिश करें, 7 न मिले तो इनमें से 2-3 ही को ट्रेस कर लें। ख़ास तौर पर वो जो आपकी तरह पूरी पेमेंट तो अदा कर चुके हैं मगर इस अदायगी का इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। बुखारी ने इन्हें कच्ची रसीदों पर टरखा रखा है, बिल्कुल आपकी तरह, मैंने कहा। ये लोग इस केस में गवाही देंगे कि आप देकर आपकी ताकत में इजाफा करेंगे। ऐन मुमकिन है आपको 1-2 अफराद और भी मिल जाएं जिन्हें आप ही की तरह मिर्ज़ा ने अदालत में घसीटने के लिए कोई लीगल नोटिस दे रखा हो। ये काम अगरचे इतना आसान नहीं है लेकिन मैं इन्हें करने की कोशिश करूँगा। वो बड़ी फर्माबरदारी से बोला। कोशिश करने से ही काम आसान हो जाते हैं, मैंने कहा। उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। उसके साथ ही आपको उस पुलिस स्टेशन भी जाना है जहां अशफाक बुखारी के मैनेजर अरशद मलिक ने उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुझे उस एफआईआर की एक कॉपी चाहिए। क्या वो लोग एफआईआर की नकल आसानी से दे देंगे? उसने पूछा। पुलिस के महाज पर किसी काम को आसान करने के लिए बाबाए कौम की सिफारिश की ज़रूरत पेश आती है। मैंने कहा, वो 2-4 बाबाए कौम अपनी जेब में रख कर साथ ले जाइए, अल्लाह खैर करेगा। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद मैंने मायनी खेज़ अंदाज में उससे पूछा, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जी समझ गया, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। बिल्कुल समझ गया। आप अपनी वालदा को मेरे ऑफिस ला सकते हैं? मैंने पूछा। खैरियत वकील साहब? हाँ खैरियत ही है, मैंने कहा। मैं आज जवाब दावा तैयार कर लूँगा, इस पर उनके दस्तखत कराने होंगे और वकालतनामे पर भी उनके दस्तखत की ज़रूरत होगी। गाड़ी उनके नाम पर खरीदी गई थी और अदालत की तरफ से लीगल नोटिस भी उन्हीं के नाम आया है, लिहाजा जवाब दावा मेरी वकालत में उन्हीं के नाम से दायर किया जाएगा। ठीक है, मैं कल उन्हें ले आऊँगा आपके पास, वो सादा से लहजे में बोला। फिर पूछा, वकील साहब इस तरह खासी मुश्किल नहीं हो जाएगी? कैसी मुश्किल बारी साहब? अगर जवाब दावा अम्मी की तरफ से दायर किया जाएगा तो फिर केस की पैरवी के लिए भी हर बार उन्हें अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। वो अपनी उलझन की वजाहत करते हुए बोला, और आप जानते हैं उनकी सेहत आप इस बात की इजाज़त नहीं देती। हाँ, ये बात मेरे इल्म में है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। लेकिन आपको इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। आपकी वालदा को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। मैं आपके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवा दूंगा। अपनी वालदा की जगह हर पेशी पर आप अदालत में हाजिर हुआ करेंगे। ये ठीक है, वह नन्हे बच्चों की तरह खुश हो गया। अगले रोज़ मैंने जवाब दावा का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, फिर अपने वकालतनामे के साथ अदालत में दायर कर दिया। 3 दिन के बाद फरीकैन को पहली पेशी पर अदालत में हाजिर होना था, यानी वकील इस्तिगासा और वकील सफाई को, ताकि अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो सके। इसकी तीसरी और आखिरी किस्त इंशाल्लाह कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।